अब 14। 14 और ये 15 किसने कहा है? आमिर ने 15 बना दिए हैं भाई, वाह। और एक मैं बढ़ा दिया 14। 14 पॉइंट्स कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आज का हमारा टॉपिक जो है वो 14 पॉइंट्स पे है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम पहले इसकी हिस्ट्री चेक करेंगे कि 14 पॉइंट्स जो हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, किस वजह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स पेश किए थे। कायदे आज़म का बेसिकली 14 पॉइंट्स जो हैं वो पेश करने का मकसद क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं उनका प्लान किया जाए बड़े सगीर में। टू सेफगार्ड द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स इन अ सेल्फ गवर्निंग इंडिया, के अपनी खुद से एक हुकूमत बनाने के लिए इंडिया में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। वो स्टूडेंट्स जिनके पास नेट की एक्सेस नहीं है वो अपने नेम विद रोल नंबर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें। रिमशा कहाँ है? उमर तो वैसे ही सोया हुआ है, आज मुझे लगता है वो क्लास में मेरा भी नेट इशू है, मैं भी सेंड कर दूं। अपने रोल नंबर्स जो हैं वो मुझे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें। वो स्टूडेंट्स जिनका वाकई में ही टेक्निकली प्रॉब्लम है नेट का, सारे के सारे ना भेजना शुरू कर दें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट से पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने जस्ट मुस्लिम्स के लिए सोचना स्टार्ट कर दिया और इंडियंस जो थे, हिंदू जो थे, उनसे ये कहा था कि अब आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग है, हम अब अपने वतन के लिए अब काम करेंगे। तो ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हुए थे 1920s के बाद जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने मुस्लिम्स के बारे में जस्ट सोचना स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1920s में जब खिलाफत मूवमेंट थी उसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब गांधी का रियल फेस देखा तब से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो हिंदुओं को नहीं बल्कि जस्ट मुस्लिम्स के लिए बात कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फिर भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहते थे कि किसी ना किसी तरह से गांधी जो है उसके साथ एग्रीमेंट किया जाए, गांधी जो है मुस्लिम्स को एक्सेप्ट कर ले तो हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है उसको बरकरार रखें, ना कि हम एक अलग से अपना वतन चाहें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल ना हुआ। 1920s के बाद जो है दिल्ली प्रपोजल आया था, मुस्लिम दिल्ली प्रपोजल, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स की थी कुछ अपनी तरफ से। मैथ्स के स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने मुसलमानों के लिए बात की थी और वहाँ पर भी हिंदूज जो थे उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात को एक्सेप्ट ना किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो था वो हमारा साइमन कमीशन का था। साइमन कमीशन जो कि आप लोगों ने मुझसे लेक्चर नहीं लिया था, गप्पों में गुजार दिया था, उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगी। अभी नहीं, अभी मुझे टाइम लग जाना है, सारे लिंक एक ही दफ़ा में भेज दूंगी तो आप लोग चेक कर लें विद टॉपिक नेम। जब आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको टॉपिक का नेम जो है उसके साथ ही क्लियर हो जाएगा वीडियो में, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक है। साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन बनाया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट जो थी, कमीशन बनाना था मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड के बाद। मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड जो थी उसमें एक रिफॉर्म ये थी, एक शिक ये रखी गई थी कि जो गवर्नमेंट है उसने अपना काम किस तरह से किया है, आया उसने अपने काम को ठीक तरह से अंजाम भी दिया है या नहीं, इंडियंस जो हैं उनको किन किन इश्यूज से रिलेटेड उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने क्या करना था कि एक रिपोर्ट तैयार करनी थी जो कि 10 साल के बाद रेडी करनी थी, लेकिन वो 2 साल पहले ही 19 हसन बाज आ जाओ जो कि 1928 में ही पेश कर दी गई, 27 में इवन के वो 1929 में पेश करनी थी, 2 साल पहले ही उसको पेश किया गया। उमर खालिक
साइमन कमीशन की रिपोर्ट जब पेश की गई थी तो उसमें क्या हुआ था, इसमें इंडियन लोगों के साथ कौन से इश्यूज चल रहे हैं उनको स्टडी करेंगे और ऑब्जेक्ट इसका एक्ट न्यू में पेश करेंगे कि नया एक्ट जो बनना था, नया एक्ट इंडियंस के लिए इंट्रोड्यूस करना था, उसमें इनके जितने भी इश्यूज थे उन सबको बयान करना था। और वो 2 साल बाद रिपोर्ट पेश करनी थी, उसको रिजेक्ट किया गया और उसके बाद स्टार्ट से ही प्रोटेस्ट हुआ। साइमन कमीशन जब तैयार किया गया तो इसमें 7 मेंबर्स थे जो कि सारे के सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए थे। इसमें एक भी मेंबर जो था वो ऐसा नहीं था जो कि मुस्लिम्स या हिंदूज दोनों में से लिया गया होता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो इंडियंस जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोले थे कि ये कैसे पॉसिबल है कि वो लोग जो हमारे एरिया में हमारी तरफ रहते ही नहीं है, उनको ये कैसे पता है कि हमें किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है या वो किस तरह से इसका क्या कहते हैं, इसको इसको रिजॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, कि इशू जो है हम उसको किस तरह से हल करेंगे, कौन कौन से इश्यूज हैं, ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती ही नहीं है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ब्रिटिशर जो हैं वो 7 मेंबर्स आए और आकर जो हैं वो खुद से ही इंडियंस के इश्यूज को देख लें और फिर उनके लिए खुद से ही रिपोर्ट बना के आगे पेश कर दें, भाई इनको ये इशू है, ये तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए क्या हुआ था कि इंडियंस जो थे बरसगीर में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। किसके अगेंस्ट? साइमन कमीशन के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जब इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए तो लाहौर में एक प्रोटेस्ट था जिसमें लाला लाजपत भी शामिल थे। तो उस प्रोटेस्ट में क्या हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो लाठी चार्ज किया गया था उसमें से एक लाठी जो थी वो लाला लाजपत के दिल के करीब जाके लगी, जिसकी वजह से लाला लाजपत बीमार हो गए और कुछ दिन बीमारी में रहने के बाद उनकी डेथ हो गई थी। एक सबसे बड़ा इंसिडेंट तो ये हुआ था साइमन कमीशन में। दूसरा, जब प्रोटेस्टर जो थे उन्होंने कौन सा स्लोगन यूज किया था? उन्होंने स्लोगन यूज किया था कि गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, कि साइमन तुम वापस चले जाओ। उन्होंने उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। जब लाला लाजपत की डेथ हो गई थी तो वहां पर क्या हुआ था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसको एक्सेप्ट किया, बुलाया गया था, उसको तलब किया गया था। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसको कौन सिलेक्ट करता है? उसको गवर्नर जनरल जो था वो सिलेक्ट करता है। इतनी देर में ना इंसान सारा टॉपिक क्लियर करके आगे पहुंच जाता है जितनी देर में लिखना पड़ता है, इसीलिए मैं स्लाइड शेयर नहीं कर रही थी। तो मैम आप ना लिखे। हासन तेरे पीछे क्या क्या है मैम? चल रहा है? भी नहीं मेरे पीछे, कुछ भी नहीं चल रहा मेरे पीछे तो। ये कौन है भाई लिख रहा? गवर्नर जनरल। ये किसने पूरा किया है, किसने लिखा है? अब अगर किसी ने भी किया ना तो मैंने अपने सामने हाईलाइट कर लिया, उस स्टूडेंट का फौरन से पहले नेम जो है वो मेरे सामने आ जाना है, फिर ना कहें कि हमें बताया नहीं था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसको गवर्नर जनरल सिलेक्ट करता था। लॉर्ड बिरकन जो थे वो हेड थे इस टाइम के, जिन्होंने कमीशन के बनाने के लिए इंडियन वालों को इकट्ठे किया था और इसके मसाइल हल जानने के लिए उन्होंने कहा था। लॉर्ड बिरकन जो था उन्होंने बड़े सगीर में रहने वाले जितने भी इंडियंस थे, जितने भी हिंदूज थे, उन सबके लिए एक शर्त रखी थी कि आप लोगों को एक काम दिया जा रहा है कि आप लोग अपने इश्यूज जो हैं वो कल के न्यूज़पेपर में शाया कर दें कि जितने भी आपके इश्यूज हैं वो सारे के सारे किसमें
कल के न्यूज़पेपर में शाया कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि आपको किन किन प्रॉब्लम्स का इशू है। न्यूज़पेपर के लिए जो कॉन्फ्रेंस थी वो बम्बे में बुलाई गई थी, और जब इसके बाद जो है साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट आया। नेहरू रिपोर्ट के लिए जब काम किया जा रहा था तो तब क्या हुआ था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो इंग्लिस्तान में मुकीम थे। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लिस्तान में होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में होने वाले कामों से दूर नहीं थे। उनके नॉलेज में सारी बातें थी कि अब वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नेहरू कमेटी 1928 में हिंदुस्तान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने की अटेम्प्ट की गई थी कि नेहरू रिपोर्ट के थ्रू से एक ऐसा नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है बड़े सगीर में तैयार किया जाएगा। नेहरू रिपोर्ट की शर्त पर तमाम मुसलमान सियासी रहनुमा और काबिल जिक्र मुस्लिम सियासी जमातों, जिनमें जमातुल उलमा हिंद भी शामिल थी, उसने इसकी मुखालफत की। तब क्या हुआ था, जब इन्होंने इसकी मुखालफत करना स्टार्ट की तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ मुकीम थे, कहाँ पर रह रहे थे, इंग्लिस्तान में रह रहे थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ मोहम्मद अली जौहर जो थे वो भी इंग्लिस्तान में ही मुकीम थे। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान से दूर होने के बावजूद वहाँ के कामों से, वहाँ की सियासत से बाखबर थे। वापसी पर नेहरू रिपोर्ट जो पेश की गई थी उसमें वापसी पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स करने की कोशिश की। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के अम्बेसडर जो थे उनको मजबूरन ये कहना पड़ा कि अब तुम्हारे हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर थे, उन्होंने बाद में ये कहा था कि अब हमारे और तुम्हारे रास्ते जुदा जुदा हैं, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो नेहरू रिपोर्ट में कुछ अमेंडमेंट्स करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी अमेंडमेंट्स जो वो करना चाह रहे थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में सोचना छोड़ दिया था। नेहरू रिपोर्ट जब पेश की जानी थी तो उससे मुसलमानों को मजीद तकसीम कर दिया। जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई तो मुस्लिम लीग जो थी वो दो हिस्सों में बटी हुई थी, जिन्ना लीग और शफी लीग। तो क्या हुआ था कि इससे मुस्लिम लीग मजीद तकसीम हो गई थी। शफी लीग जो थी वो नेहरू रिपोर्ट की हामी थी कि हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। वो इसलिए कह रही थी कि जिस तरह से नेहरू रिपोर्ट में कहा गया है अगर इसी तरह से ही काम चल गया तो शायद बाद में जाके हमें एक अलग वतन या हमारी कोशिशों के ज़रिए हम अपनी सियासी जमातें जो हैं उनको आगे ले आएँ। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो पार्टी थी वो जिन्ना लीग थी, और जिन्ना जो थे उनको सब कुछ नज़र आ रहा था, वो बिल्कुल भी नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं थे, उन्होंने इसको रिजेक्ट ही किया था। तो क्या हुआ कि मुस्लिम लीग मज़ीद तकसीम हो चुकी थी। इस पार्टी ने 1924 में मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी की शक्ल अख्तियार की। मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी जो थी वो कब बनी थी? 1924 में मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी बनी थी। एक नई पार्टी मुस्लिम्स की तरफ से जिसको हम नेशनलिस्ट पार्टी कहते हैं वो 1924 में बनी थी। ये थर्ड पार्टी थी जिसको चंद अमेंडमेंट्स के साथ कबूल करने के लिए तैयार थी। ये एक ऐसी तीसरी पार्टी थी जो नेहरू रिपोर्ट को चंद अमेंडमेंट्स के साथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में कोई भी अमेंडमेंट्स जो थी वो इंडियंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो मुसलमान जो थे वो मुकम्मल इत्तेहाद की ज़रूरत महसूस करने लगे। तो नेहरू रिपोर्ट के बाद क्या हुआ कि मुस्लिम्स जो थे उनको इस बात का बिल्कुल यकीन हो गया था कि अब जितने भी बड़े सगीर के रहने वाले मुस्लिम्स हैं उन सबको आपस में यूनिटी के साथ रहना चाहिए, ना कि इनकी आपस में पार्टियां बननी चाहिए, बल्कि ये सारे के सारे एक ही जगह पर तकसीम होकर एक ही जगह पर यूनिटी से रहें तो फिर ही ये कामयाब हो सकते हैं। दूसरी तरफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दो धड़े कौन से थे? एक जिन्ना लीग था और एक शफी लीग था। इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए मार्च 28 1929 में लीग कौंसिल का इजलास जो था वो दिल्ली में तलब किया। 19 मार्च को लीग कौंसिल का इजलास जो था वो कहाँ पर बुलाया? वो दिल्ली में बुलाया, जिसमें नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी के लीडर्स ने नेहरू रिपोर्ट को मंजूर करवाने की कोशिश की।
जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करवाने की कोशिश की थी, उनमें कौन कौन से मेंबर्स शामिल थे? उनमें डॉक्टर आलिम और ख्वाजा अब्दुल मजीद शामिल थे। कहाँ पर थे हम लोग भाई? कहाँ से पढ़ रहे थे हम लोग? है कोई स्टूडेंट बताने वाला? क्या बताएं मैम? कहाँ से पढ़ रहे थे? कायदे आज़म ने दिल्ली में मीटिंग हेल्ड की जिसमें उन्होंने 14 पॉइंट दिए हैं अपने, ये बता रहे हैं। ख्वाजा अब्दुल मजीद और डॉक्टर आलिम जो थे, उन्होंने इस पार्टी को एक्सेप्ट किया था। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट जो थी उसको इस तरह से एक्सेप्ट करवाने की कोशिश की थी कि मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टीज जो हैं वो नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर चुकी हैं। उन्होंने चाहा था कि मिस्टर जना जो हैं उनकी अदम मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर जॉइंट इलेक्शंस की रेजोल्यूशन को पास करवाया जाए। किसने कहा था? ख्वाजा अब्दुल मजीद ने और डॉक्टर आलिम जो थे उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करवाने की कोशिश की और साथ ही में उन्होंने ये कहा था कि किसी ना किसी तरह से जॉइंट इलेक्शन जो हैं उनको करवाया जाए। वो ये समझ रहे थे कि कायदे आज़म जो हैं वो बरसगीर में मौजूद नहीं हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर जॉइंट इलेक्शन जो हैं वो करवा लिए जाएँ। लेकिन उन्हें ये क्या पता था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो हैं वो बरसगीर में होने वाली सियासी हालात से बाखबर हैं। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो थे वो फ़ौरन वापस आए और उन्होंने इन्हें ऐसा करने से मना किया। तो जना लीग जो थी उन्होंने मुशतरका इंतखाबात और नेहरू रिपोर्ट को कबूल कर लिया। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर आलिम ने कहा था। ये अपनी तरफ से अफवाह उड़ाई गई थी डॉक्टर आलम की तरफ से, जो कि कांग्रेसी लीडर भी थे। उन्होंने ये और मुस्लिम लीग से भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो हैं उन्होंने जॉइंट इलेक्शंस को एक्सेप्ट कर लिया, लिहाजा बड़े सगीर में जॉइंट इलेक्शंस करवाए जाएं। तो डॉक्टर आलिम जो थे उनको सदर मुंतखब किया गया था और मुस्लिम लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जो थे ये सदर बने थे डॉक्टर आलिम, जिन्होंने इसको एक्सेप्ट करवाया था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो हैं वो अब जॉइंट इलेक्शंस चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे शमसुल हसन, उन्होंने पुलिस की मदद से इन सबको बाहर निकाल दिया था। असिस्टेंट सेक्रेटरी जो थे मुस्लिम लीग के, उनको ये सारे का सारा नॉलेज था और उन्होंने पुलिस की मदद ली और पुलिस की मदद लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो अपनी मर्जी से वहां पर जॉइंट इलेक्शंस करवाना चाहते थे उन सब के सबको बाहर निकलवा दिया था इस असेंबली से। लीग कौंसिल के इस इजलास में कायदे आज़म ने मुसलमानों की तरफ से जो मुतालबात पेश किए उन्हें तारीख में कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के 14 पॉइंट्स के नाम से याद किया जाता है।
कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने जो अपने 14 पॉइंट्स पेश किए थे, उनमें से 7 जो पॉइंट्स थे उसमें डायरेक्टली सपोर्ट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की और इनडायरेक्टली वर पॉजिटिव सपोर्टिव टू ऑफ द मुस्लिम्स इंटरेस्ट, और इनडायरेक्टली तौर पर मुस्लिम्स जो थे उनके इंटरेस्ट के बारे में बात की गई थी। जबकि बाकी के जो 5 पॉइंट्स थे उनमें अनसेवरली इंसिस्टिंग फॉर द मुस्लिम राइट्स के, उसमें मुसलमानों के राइट्स के बारे में कहा था कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने। फिर इसके बाद क्या हुआ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जना और नेहरू रिपोर्ट की जो 14 नेहरू रिपोर्ट के जो पॉइंट्स थे, जो उन्होंने बातें कही थी, उनका आपस में कंपैरिजन किया गया। वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि किस तरह से उनका कंपैरिजन किया गया। कंसिडर देम एज अ पॉलिटिकल गैप बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज इन इंडिया। के नेहरू रिपोर्ट और कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के जो 14 पॉइंट्स थे उनका आपस में कंपैरिजन किया गया और ये कहा गया कि ये पॉलिटिकल गैप जो है वो इंक्रीज करवा रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं मुस्लिम्स और हिंदूज के दरमियान। जना का जो एम था वो ये था कि मुस्लिम जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स दिए जाएं। जना के 14 पॉइंट्स जो हैं उनको पार्टिंग ऑफ वेज भी कहा जाता है कि पार्टिंग ऑफ वेज है, एंड दैट ही डिड नॉट वांट एंड वुड नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द फ्यूचर। के फ्यूचर में जना के 14 पॉइंट्स जो थे वो पार्टिंग ऑफ वेज थे, इसलिए कि फ्यूचर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जना का ये कहना था कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके साथ मिलके अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। These points became the demands of Muslims. ये points क्या बने थे? मुस्लिम्स की डिमांड बने थे and greatly influenced the Muslim thinking for the next 2 decades till the establishment of Pakistan in 1947. यहाँ तक कि 1947 तक जब पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था तब तक ये मुसलमानों के लिए डिमांड बने थे। अब हम इनको देख लें कि ये किस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पहले कहना चाहूँगी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने मुसलमानों की तरफ से जो मुतालबात पेश किए थे उन्हें तारीख में 14 नकात के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ ये भी कहना जरूरी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मुकाबले में खड़ी की गई जमात ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी उसने भी दिल्ली में 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1929 तक 13 नकात पर मुश्तमिल मुस्लिम मुतालबात का खाका एक करारदाद की शक्ल में मंजूर कर लिया था। इसके बारे में हसन रियाज जो हैं वो क्या कहते हैं? हसन रियाज का कहना है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रेजोल्यूशन और 14 नकात में कोई काबिल जिक्र फ़र्क नहीं था, मगर जना के 14 नकात में इन कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ात की तफसील पेश की गई जो मुसलमान अपना कौमी तशख़्ख़ुस बरकरार रखने और हिंदुस्तान के आइंदा आने वाले या न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करवाने थे, और जिन पर कमो बेश मुसलमानों की तमाम अहम सियासी जमातों के दरमियान इत्तेफाक राय मौजूद था। इन नकात में मुसलमानों की तहजीब और सकाफत, मजहब और शख्सी कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई थी। चौदह निकात जो हैं उसको पेश करने से पहले कायदे आज़म को हिंदू जो थे उन्होंने ये भी बिलीव दिलवाया था कि आप अपने मुतालबात जो हैं उनको पेश करें और हम आपको सादा चेक देते हैं। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो थे उनका ये कहना था कि गांधी जी ने खुद कहा है कि मैं मुसलमानों के तमाम मुतालबात पूरे करने को तैयार हूँ, लेकिन जब हिंदुओं से कहता हूँ कि मुसलमानों को मेरे 14 नकात दे दो तो मैं गुनाहगार बनता हूँ। कि गांधी जो है उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के 14 नकात जो हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यही बात जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने कहा कि मैंने हिंदुओं के साथ की तो मैं हिंदुओं के लिए एक गुनाहगार इंसान ठहरा।
कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने यह भी कहा था कि मैं सफ़ेद पेपर, वाइट कलर का एक पेपर होता है जो कि सियासी हलकों में चलता है और वहाँ पर जो है उनकी सिफारिशात लिखी जाती हैं जो वो चाहते हैं और उन पर सिग्नेचर किए जाते हैं। वो सही काम के लिए भी यूज़ होते हैं और गलत काम के लिए भी यूज़ होते हैं। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो थे उन्होंने ये कहा था कि मैं गांधी जी और पेटल की तरह ये नहीं चाहता कि मुझे वाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर चाहिए। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे जो 14 निकात मुस्लिम्स के लिए पेश कर रहा हूँ मैं, उनको एक्सेप्ट किया जाए। जना जो अपने 14 निकात पेश कर रहे थे वो बड़े सगीर में रहने वाले मुस्लिम की विशेष के बिल्कुल मुताबिक थे, कि जिस तरह से मुस्लिम विश कर रहे थे वो बिल्कुल उसी के ऐन मुताबिक थे। अब हम चेक कर लेते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो है उनके 14 पॉइंट्स कौन कौन से थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं ना कि किस तरह से पेश किए गए, इसका टाइटल क्या था और इसकी डिस्क्रिप्शंस क्या थी। ये ले भाई, ये आ गया टाइटल और ये आ गया डिस्क्रिप्शन। डेट जो थी वो 28 मार्च 1929 थी। जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने अपने 14 पॉइंट्स पेश किए हैं तब डेट कौन सी थी? 28 मार्च 1929। लोकेशन उसकी क्या थी, कहाँ पर पेश किए गए थे? दिल्ली में। दिल्ली में 14 निकात पेश किए गए थे 28 मार्च 1940 को। प्रपोज किसने किया था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने। और ड्राफ्ट किसने किया था? सी राज गोपालचारी ने। लिखा हुआ है पूरा नाम उसका, सी राज गोपाल आचार्य। इसने इसको ड्राफ्ट किया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के साथ मिलके। और इसको अप्रिशिएट किसकी तरफ से किया गया था? जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी थी पूरे बड़े सगीर में रहने वाली, उसकी तरफ से इसको अप्रिशिएट किया गया था। डिसएग्री कौन थे? हिंदू जो थे वो इससे डिसएग्री थे, क्योंकि वो मुसलमानों के राइट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हिंदू जो हैं वो इसलिए इससे डिसएग्री थे। अब कायदे आजम के जो 14 पॉइंट्स थे उनमें किस किस चीज़ का जिक्र किया गया था? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब फेडरल सिस्टम चाहते थे। सेकंड नंबर पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहते थे, इसकी डिटेल आगे जाकर बताती हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनॉरिटीज चाहते थे। नंबर ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड थी उनकी। मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थे। रिलीजियस लाइब्रेरी थी। ये सारे के सारे जो हैं कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद इनका एम क्या था? टू गेट मोर राइट्स फॉर मुस्लिम्स, के मुसलमानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स जो हैं वो अचीव किए जाएं, हासिल किए जाएं। किसकी तरफ से? बड़े सगीर में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। और हिंदू जो हैं उनसे अलग एक अपनी पहचान बनाई जाए। प्रेजेंट कहाँ पे किया गया? ऑल इंडियन मुस्लिम मीटिंग में किया गया। कांग्रेस के लिए ये कहाँ पर प्रेजेंट किए गए? किसने किए थे? ये जवाहरलाल ने किए थे 1929 में। जवाहरलाल जो है उसने इसको प्रेजेंट किया था 1929 में कांग्रेस के आगे। ठीक है। ये है जी अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के 14 पॉइंट्स का इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका बैकग्राउंड और इसका इंट्रोडक्शन क्या था। अब हम देखते हैं
कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के 14 पॉइंट्स और नेहरू रिपोर्ट का आपस में क्या डिफरेंस था, किस तरह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो हैं वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी से अलग हुए थे। 14 पॉइंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो थे उन्होंने किसकी बात की थी? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो था उसमें क्या था? द फॉर्म ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल विद द रेजिडरी पावर्स वेस्टेड इन द प्रोविंसेस। कि इसमें रेजिडरी पावर्स जो हैं वो किसको देनी चाहिए? ये प्रोविंसेस को देनी चाहिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो हैं वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे बड़े सगीर में, नए आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो फ्यूचर में इंट्रोड्यूस करवाना था। लेकिन नेहरू रिपोर्ट जो थी वो क्या चाहती थी? वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो एक एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहती थी कि पावर जो हैं वो तकसीम ना की जाए, पावर जो हैं वो उन्हीं के पास है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट जो था वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है उसको एक्सेप्ट किया जाए, एब्सोल्यूट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, परफॉर्मेंस को ना देखा जाए। जबकि नेहरू रिपोर्ट जो थी उसमें ये कहा गया था रिलेटिव प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंटर विल डिसाइडेड अबाउट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविंशियल रेवेन्यू। कि अगर कोई सूबा ज्यादा रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रहा है तो उसकी बुनियाद पर उसको ऑटोनॉमी दी जाए। ये किसने कहा था? ये नेहरू रिपोर्ट में कहा था। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो थे उनका ये कहना था कि रेजिडरी पावर्स जो हैं वो प्रोविंसेस को देनी चाहिए, ना कि उनकी जनरेट को देखते हुए, उनके रेवेन्यू को देखते हुए कि वो कितना रेवेन्यू कर रहे हैं उसको देखते हुए नहीं, बल्कि ऐसे ही सूबों को पावर्स दी जाए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनॉरिटीज। क्या मिनॉरिटीज जो हैं उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए राइट्स दिए जाएं। नेहरू रिपोर्ट जो है उसमें क्या कहा गया था? उसमें ये कहा गया था पहले तो हम सिंध को देख लेते हैं कि नेहरू रिपोर्ट जो है उसमें ये कहा गया था कि सेपरेशन ऑफ सिंध थ्रू बेसिक कमेटी के सिंध की जो सेपरेशन है बम्बई से वो पहले एक बेसिक कमेटी बनाई जाएगी और बेसिक कमेटी के तहत ही लोगों की कमेटी की राय लेकर ये तय किया जाएगा सिंध को बम्बई से अलग करना है कि नहीं करना। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो थे उन्होंने ये कहा था कि इमीडिएट सेपरेशन ऑफ सिंध बंगाल के, जिस तरह से बंगाल को अलग किया गया था वैसे ही हमें सिंध को भी अलग होते हुए हम देखना चाहते हैं। कि बंगाल को जब अलग किया गया था, बंगाल की पार्टीशन की गई थी, तब वहां पर कोई भी ऐसी बेसिक कमेटी नहीं बनाई गई थी जिसकी वजह से बंगाल को आगे जाके तकसीम करना पड़ा। उसको डायरेक्ट ही जो है वो तकसीम किया गया था, लिहाजा हमें सिंध को भी इसी तरह से तकसीम करना चाहिए। नेक्स्ट जो था उसमें ये कहा गया था नेहरू रिपोर्ट की तरफ से रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलोचिस्तान, फर्स्ट बेसिक रिफॉर्म देन पॉलिटिकल। के रिफॉर्म्स जो हैं वो पहले बेसिक्स को देखा जाएगा, एजुकेशन और हेल्थ की रिफॉर्म्स को देखा जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को देखा जाएगा। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो हैं उन्होंने ये कहा था कि रिफॉर्म्स जो हैं, ये लिखा हुआ है मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस नंबर 6 पे, एनी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट माइट एट एनी टाइम बी नेसेसरी शैल नॉट इन एनी वे इफेक्ट द मुस्लिम मेजॉरिटी इन पंजाब बंगाल एंड NWFP। जना ने ये कहा था कि पहले ही रिफॉर्म्स पॉलिटिकल चाहिए, कि हमें जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं चाहिए, और हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहिए। हमें पहले बेसिक रिफॉर्म्स जो हैं वो नहीं चाहिए, हमें हेल्थ और एजुकेशन की रिफॉर्म्स पहले नहीं चाहिए। हमें पहले जो है वो हमें पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए, हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स मिलने चाहिए जैसा कि NWFP में थी, और NWFP और बलोचिस्तान के लिए। लेकिन बलोचिस्तान जो है उसको मुकम्मल सूबा बनाने के लिए भी कहा गया था रिलीजियस लिबर्टी, फुल रिलीजियस लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, वर्शिप एंड ऑब्जर्वेंस, एसोसिएशन एंड एजुकेशन शैल बी ग्रांटेड टू ऑल द कम्युनिकेशंस। के सबसे रिलीजियस लिबर्टी जो है उसी के मुताबिक जो है वो काम करना चाहिए।
नेहरू रिपोर्ट जो थी उसमें ये कहा गया था कि नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन एट द नेम ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन के नाम से कोई भी पॉपुलेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी उसको, एक ही तरह से उन सबको दिया जाएंगे राइट्स। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने ये कहा गया था कि रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन इन पंजाब एंड बंगाल, के पंजाब और बंगाल जो है वहाँ पर मुस्लिम्स की तादाद ज़्यादा है, लिहाजा वहाँ पर मुस्लिम जो हैं उनकी तादाद को देखते हुए वहाँ पर इलेक्शन जो हैं वो करवाने चाहिए। लेकिन नेहरू रिपोर्ट जो था उसमें ये कहा गया था कि वहाँ पर जो है इस तरह से नहीं किए, रिलीजन बेस पे इलेक्शन जो हैं वहाँ पर नहीं होंगे, वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिलीजन बेस पे नहीं मिलेगी। थर्ड टू फोर रिप्रेजेंटेशन जो हैं उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। No bill or resolution shall be passed in any legislative or any other elected body if three-fourths of the members of any community। इसमें ये कहा गया था नंबर 8 पे कि कोई बिल, करारदा या तहरीक किसी भी कानून साज और इंतखाबी इदारे में पेश नहीं की जाएगी अगर इससे मुतासरा कौम के 3/4 अरकान जो हैं इसकी मुखालफत ना करें। फिर उसके बाद सेपरेशन ऑफ सिंध की बात की गई थी और इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलोचिस्तान, के बलोचिस्तान और NWFP जो है वहाँ पर भी ऐसी ही आईनी इस्लाहात जारी की जाएंगी जैसे दूसरे सूबों में की गई थी। Reforms should be introduced in the northwest frontier provinces and Balochistan on the same footing as in other provinces, के दीगर सूबों की तरह ही सरहद और बलोचिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म जो हैं वो इंट्रोड्यूस्ड करवाई जाएंगी। गवर्नमेंट सर्विसेज की बात की थी कि मुस्लिम्स शुड बी गिवन एडिक्वेट शेयर अलोंग विद अदर इंडियंस इन द सर्विसेज ऑफ स्टेट, के मुसलमानों को बशर्ते काबिलियत सरकारी और खुद मुख्तारी अदारों में दीगर हिंदुस्तानियों के पहलू ब पहलू मुलाजमतें दी जाएंगी। जैसे कि हिंदुओं को सरकारी और निम सरकारी अदारों में मुलाजमतें दी जा रही हैं वैसे ही मुस्लिम्स जो हैं उनको भी मुलाजमतें दी जाएंगी। प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स कल्चर एंड लैंग्वेज, के मुस्लिम्स कल्चर और लैंग्वेज जो है उसकी प्रोटेक्शन की जाएगी। आइन में ऐसी प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई थी जिससे इस्लामी तहजीब और सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और मुसलमानों की तालीम में तरक्की हो और उनकी ज़ुबान, शख्सी कवानीन और औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी अटेंडेंस ले लें, नेक्स्ट जो रह गई हैं 2-3 वो मैं आपको बाद में बताती हूँ।